किस कदर पुरस्कार था उस शख्स का घर, अगर उसको घर कहा जाए तो। इस कब्रिस्तान में भी इतना डर नहीं लग रहा था जितना उस मुख्तसर कबाड़ खाने में लग रहा था। हर तरफ नीम अंधेरा था, सिर्फ एक लालटेन दीवार पर लटकी जल रही थी। जमीन पर गंदी सी दरी बिछी हुई थी जिस पर फरहाद और वो शख्स बैठ गए। कई बिल्लियां आजादाना इधर उधर फिर रही थीं। जमीन पर गंदे बर्तन पड़े थे। दरो दीवार पर वहशत और नहूसत बरस रही थी। फरहाद का कई घंटों से सुन जहन आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगा था। इस मुख्तसर कोठरी का जायजा लेते हुए इसकी नजर एक कोने पर पड़ गई। इसका दिल जोर जोर से धड़क उठा। एक भयानक बदशक्ल मूर्ति मेज पर सजी थी जिसके आसपास बेशुमार बासी फूल बिखरे हुए थे। फरहाद ने घबराकर दोबारा उस शख्स पर नजर डाली। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कहाँ जिंदगी गुजारी है तूने बाबू? तुझे अभी तक अंदाजा नहीं हुआ मैं कौन हूँ? उसके चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट थी। क्या सारी उम्र इश्क में ही बिता दी है? फरहाद को जैसे झटका लगा। तुम कैसे जानते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूँ और जो नहीं जानता वो तू बता दे। उसने फरहाद की आंखों में आंखें डाल दी। फरहाद को लगने लगा उस शख्स की आंखों में नाकाबिले बयान कशिश है। वो जैसे ट्रांस में आने लगा, उसका मामूल बन गया। आज वो मेला मर गई, मेरी मिली चली गई, हमेशा के लिए मुझे छोड़ गई। फरहाद की खुश्क आंखें गीली होने लगी। अब मैं क्या करूँगा? मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा? शुरू से कहानी सुनाते सुनाते इस मोड़ पर आकर आखिरकार वो जोर जोर से रोने लगा। क्या कीमत दे सकता है अपनी महबूबा की जिंदगी की? क्या मतलब? फरहाद को जैसे झटका लगा। वो अपने आंसुओं से भरी आंखों से उस शख्स को घूरने लगा। क्या कर सकता है तू अपनी, क्या नाम है उसका, हाँ मिली को वापस लाने के लिए? क्या पागल हो तुम? मिली मर चुकी है, घंटों गुजर चुके हैं इसको दुनिया से गए हुए। फरहाद बुरी तरह झुंझला गया। बाबू तू पहले बाजी तो लगा, पत्ते बाद में खेलना। वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। मेरी समझ में तुम्हारी बकवास नहीं आ रही है। बहरहाल मैं अपनी जान दे सकता हूँ मिली के लिए। फरहाद बहस से थक गया। तेरी मिली तुझे वापस मिल सकती है, वो दोबारा जी उठेगी, मगर तुझे जान देनी नहीं है, जान लेनी है। बोल मंजूर? बादल बहुत जोर से गरजे। बहुत तेज धमाका हुआ था। शायद कहीं बिजली गिरी थी। दीवार पर लगे वॉल क्लॉक ने 2 बजाए। फरहाद ने अपने सामने रखी फाइल बंद कर दी। कितनी ही देर से वो बिला वजह सफ़े उलट रहा था। वो अपने कमरे से निकल आया। 12 बजे विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके थे। इस वक्त हॉस्पिटल में हस्मे मामूल खामोशी थी, बिल्कुल खामोशी। तमाम मरीज अपने अपने बेड्स पर सो रहे थे। ड्यूटी पर मौजूद नर्सें इस वक्त स्टाफ रूम में मौजूद थीं। रात के वक्त इनको हर 2 घंटे के बाद पूरे हॉस्पिटल का राउंड लेना होता था। फरहाद दबे पांव चलता हुआ सीढ़ियां उतरकर नीचे चला आया, जहां हॉस्पिटल का मॉर्ग सर्द खाना था। उसने आड़ में होकर नजर डाली। गार्ड की कुर्सी खाली पड़ी थी। उसने सुकून का सांस लिया। इस वक्त गार्ड चुप कर कमरे में जाकर सो जाता था। भरा लाशों ने भागकर कहाँ जाना था। फरहाद तेजी से मॉर्ग के अंदर आ गया। चंद बदकिस्मत लावारिस लाशें बेड्स पर मौजूद थीं। उनसे नजरें चुराता वो सबसे कोने के बेड तक पहुंच गया। आहिस्ता से उसने लाश के चेहरे से सफेद चादर हटा दी। रो मेला। उसके होंठ कपकपा गए। मिली, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, हर कीमत पर लाऊंगा। किसी जिंदगी की क्या कीमत हो सकती है? अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए दाम लगाना कोई नई बात नहीं है, हमेशा से होता आया है। जन और जमीन खाक और खून मांगते रहे हैं। हसीन चेहरों ने बारहा हजारों जानों का नजराना वसूल किया है, मगर इस कहानी में सौदा बहुत ही अनोखा था। चेहरा बेशक हसीन था, मगर दुनिया से रुखसत हो चुका था और उसको वापस बुलाने के लिए 3 जिंदगियों को दुनिया के पार भेजना था। मोहब्बत
मगर मुर्दा और वापसी की कीमत 3 जिंदगियां। फरहाद बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, अगर तुझे अपनी मिली वापस चाहिए, जीती जागती हंसती मुस्कुराती, तो तुझे 3 इंसानों को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। 3 इंसानों का कत्ल है तेरी मोहब्बत की कीमत। जैसे जैसे इन लोगों की जान निकलती जाएगी, रुमैला की रूह वापस पलटती जाएगी, और जैसे ही तू आखिरी इंसान का खून कर देगा, तेरी महबूबा उठ बैठेगी। मुझे मंजूर है, फरहाद के मुंह से निकला था। फिर उस रात फरहाद ने मिली के लिए कब्र नहीं खरीदी, बल्कि इसको अपने अस्पताल के सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर होने की वजह से ये मराहिल तय करना उसके लिए बिल्कुल आसान था, मगर अब आगे के मराहिल इतने आसान नहीं थे, बहुत मुश्किल, बहुत पेचीदा थे। मगर इश्क ने कभी हार मानी है। अमावस की रात पलट कर आ गई थी, एक जाना पहचाना खौफ, जैसे स्कूल का पहला दिन, नौकरी के लिए पहला इंटरव्यू, और आज पहला कत्ल। अपना पहला शिकार फरहाद ने बहुत दिनों से नजर में रखा हुआ था। सरकारी अस्पताल होने की वजह से बहुत से लावारिस मरीज भी यहाँ जेर इलाज थे। उनमें से एक खातून नसीमा बेगम की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। वो काफी दिनों से अस्पताल में थी और उनसे कभी कोई मिलने नहीं आता था। फरहाद को बेचैनी से मुकर्ररा तारीख का इंतजार था, यानी चांद की आखिरी तारीख का। जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, फरहाद उठकर खड़ा हुआ। उसने अपने कोट की जेब से इंजेक्शन निकाल लिया। उसके सर्द चेहरे पर बल्ब की रोशनी सीधी पड़ रही थी। उसने सिरिंज में इंजेक्शन को भर लिया। उसका जहन बिल्कुल खाली था। वो क्या कर रहा था, कौन सा गुनाह करने जा रहा था, वो कुछ नहीं सोच रहा था। विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके थे। ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ पर सुस्ती और नींद का गलबा तारी था। फरहाद ने दबे पांव ग्राउंड फ्लोर का एक और राउंड लगाया और फिर सीढ़ियां चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर आ गया, जहां जनरल वार्ड के कोने के एक बिस्तर पर नसीमा बेगम गहरी नींद सो रही थी। वार्ड तकरीबन खाली था। नसीमा के अलावा 2 और मरीज भी मौजूद थे, मगर गहरी नींद सो रहे थे। उनको सोना ही था। आज उनकी दवा में नींद की दवा का बड़ा डोज शामिल कर देना फरहाद के लिए बिल्कुल आसान था। फरहाद को हाथ में पकड़ी सिरिंज को नसीमा के बाजू में घुसाने में चंद सेकंड लगे होंगे। पहले से ही मौत की आखिरी सीढ़ियों पर खड़ी नसीमा थोड़ी सी देर में आसमान पर पहुंच गई, बिना किसी मज़ाहमत के। न जाने कौन सा पहर था रात का। चांद की आखिरी तारीख की वजह से रास्ते बिल्कुल तारीख हो रहे थे। माहौल पर मखसूस वहशत छाई हुई थी। बिल्लियां न जाने क्यों मकरू आवाजें निकाल रही थीं, जैसे बैन कर रही हों। अपने ड्राउने घर के कोने में रखी मूर्ति के आगे अजीब सा आसन बांधे आंखें बंद किए बैठे हुए जीवन दास ने अचानक आंखें खोल दी। एक बहुत तेज धमाका हुआ था। एक अजियत में डूबी चीख गूंजी थी, किसी औरत की चीख। जीवन दास के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। अरे वाह बाबू, कमाल कर दिया। फरहाद के इंतहाई बेदर्दी से इंजेक्शन ठूंसने की वजह से बेचारी उम्र रसीदा कमजोर नसीमा के बाजू से भी चंद कतरे खून के निकल ही आए थे। फरहाद ने एहतियात से वो खून अपनी उंगली पर जमा कर लिया। तेजी से सीढ़ियां उतरकर वो सर्द खाने की तरफ जा रहा था। जिस तरह किसी ड्रामे के एंड पर इंतहाई गुनाहगार लोग एक्सीडेंट या फालिज का शिकार होकर गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और बिल्कुल बदल जाते हैं, इसी तरह साफ सुथरी जिंदगी गुजारता हुआ फरहाद शैतान के घेरे में फंसा किसी चालाक सीरियल किलर की तरह कामयाब चालें चल रहा था। सर्द खाने के आगे रखी गार्ड की कुर्सी हस्बे मामूल खाली पड़ी थी। रुमैला की लाश के पास पहुंचकर फरहाद ने इसके चेहरे से सफेद चादर हटा दी और उंगली पर लगे खून से इसके सर्द माथे पर तिलक लगा दिया। अनवर साहब की उम्र तो इतनी नहीं होगी, मगर बेचारे बहुत कमजोर थे। टाइफाइड बिगड़ जाने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। इनकी बेगम वफात पा चुकी थी। 2 कम उम्र मासूम सी बेटियां
दिन भर उनके साथ रहती थीं, मगर रात को वो जबरदस्ती उनको घर भेज देते थे। बेचारी लड़कियां बेचैनी से अपने प्यारे अब्बू की सेहतमंद होने की दुआएं और उनके घर आने का इंतजार कर रही थी। और फरहाद चांद की आखिरी तारीख का। वक्त तो कभी रुकता ही नहीं और चांद की आखिरी तारीख भी आखिर आ ही गई। वही रूटीन, वही ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ और वही फरहाद का जुनून। जीवन दास से एग्रीमेंट कर लेने के बाद फरहाद ने अपनी ड्यूटी मुस्तकिल नाइट शिफ्ट में लगवा ली थी। कत्ल करने का मजा तो रात ही में है। बल्ब की रोशनी सीधी फरहाद के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपने हाथों पर रबड़ के मोटे दस्ताने चढ़ा लिए और आहिस्ता से कमरे से निकल आया। अनवर साहब प्राइवेट रूम में एडमिट थे। नर्स उन्हें दवा खिला चुकी थी और वो बेखबर सो रहे थे। फरहाद इनके करीब खड़ा चंद लम्हे इन्हें देखता रहा। शायद इसकी निगाहों की तपिश से अनवर साहब की आंख खुल गई। जाने पहचाने मेहरबान डॉक्टर फरहाद को अपने पास खड़ा देखकर अनवर साहब के होंठों पर कमजोर सी मुस्कुराहट बिखर गई। डॉक्टर साहब, न जाने वो क्या कहने लगे थे कि फरहाद के मजबूत हाथ ने उनका मुंह सख्ती से बंद कर दिया, हमेशा के लिए। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, कौन मुकाबला कर सकता है कि किसकी मोहब्बत में ज्यादा ताकत, ज्यादा दीवानगी है। क्या अनवर साहब की मासूम बच्चियों को अपने बाप से मोहब्बत नहीं थी, जिनके सिवा पूरी दुनिया में इनका और कोई सहारा नहीं था? नसीमा बेगम का दुनिया में कोई नहीं था, मगर खुदा तो था, और खुदा तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। किसने हक दिया था फरहाद को कि वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए लाशें गिराता फिरे, खुदा के कामों में दखल अंदाजी करता फिरे? और कौन कर सकता है खुदा के कामों में दखल अंदाजी? कौन खड़ा होने की ताब ला सकता है उसके फैसलों के सामने? नहीं, कोई नहीं। आज फिर फरहाद रुमेला की लाश के पास खड़ा उसके चेहरे को टिकटिकी बांध कर देख रहा था। 2 कत्ल हो गए, मगर मिली तो वैसी ही बेजान थी, बल्कि उसका चेहरा तो गवाही दे रहा था कि उसको दुनिया से गए काफी वक्त गुजर चुका है। मिली के होंठों पर गहरी नीलाहट नमूदार हो गई थी। मिली, मिली आंखें खोलो, फरहाद ने बेसाख्ता पुकारा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल खामोश कमरे में एक आवाज गूंजी। फरहाद बुरी तरह चौंक गया। फरहाद ने मुड़कर देखा। सर, आप इस वक्त मॉर्ग में? सिस्टर नौरीन हैरान होकर पूछ रही थी। फरहाद को खुद को कंट्रोल करने में चंद सेकंड लगे। जी, ये गार्ड कहाँ है? मैं इसको चेक करने आया था। उसने अपना लहजा सख्त कर लिया। सर, वो नौरीन एकदम घबरा गई। उसकी बहुत मर्तबा रिपोर्ट हो चुकी है। वो रात को कमरे में जाकर सो जाता है। आपकी ड्यूटी इस वक्त कहाँ होती है? फरहाद ने पूछा। सर, मैं राउंड ले रही थी, मॉर्ग का दरवाजा खुला देखा तो यहाँ आ गई। फरहाद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अंदर आकर दरवाजा बंद नहीं किया था।